स्वागत है आप सबका आपके चैनल एडवेंचर एकेडमी पर। आज मैं बात करूंगा 24 मई दिन रविवार की महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो उससे पहले मैं डिस्कस करूं, कल मैंने आपको कुछ गिने चुने क्वेश्चंस दिए थे 6, उनके ऊपर बात पहले हम कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन कौन कौन दिए थे कि विश्व स्वास्थ्य सभा के अध्यक्ष के रूप में कौन नामित हुआ है, तो हर्षवर्धन जी उत्तर इसका रहेगा। दूसरा प्रश्न था सुपर अर्थ की खोज किसने की है, तो न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ की खोज की है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को मनाया गया है। 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। चरण पादुका अभियान मध्य प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है। और नाबार्ड की स्थापना वर्ष 1982। मैंने आपको ये सारे क्वेश्चन 6 पूछे थे। मैंने विस्तार से इनकी जानकारी मैं नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैंने विस्तार से ऑलरेडी प्रश्नों के ऊपर चर्चा कर रखे हैं प्रीवियस वीडियोस में। मैंने यहाँ पर केवल उत्तर की बात की है। ठीक है। तो आगे भी मैंने आपको लास्ट में प्रश्नों के और अन्य प्रश्न भी दिए हैं जो आप घर से पढ़ के आप प्रयास करें करने के लिए। फिलहाल मैं करंट अफेयर के सेशन पर आता हूँ। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जैव विविधता के संरक्षण के ऊपर 5 पहलों को प्रारंभ किया है। तो ये कौन कौन सी पहलें हैं जो जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा या पर्यावरण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई हैं, तो आपको देख लीजिएगा। एक तो जैव विविधता संरक्षण इंटर्नशिप कार्यक्रम को लॉन्च किया है। ये इंटर्नशिप कार्यक्रम क्या होगा, 1 वर्ष की अवधि के लिए स्नातकोत्तर कार्यक्रम में 20 छात्रों को शामिल करने के लिए एक प्रोग्राम होगा। ये होगा क्या, एक इंटर्नशिप प्रोग्राम है और बेसिकली जैव विविधता संरक्षण के ऊपर ही बेस्ड होगी। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है, जो कि 1 वर्ष का कार्यक्रम होगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने लुप्त प्रायः प्रजातियों को अवैध तस्करी से बचाने के लिए भी अभियान लॉन्च किया है। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का अभियान नॉट ऑल एनिमल्स माइग्रेट को भी लॉन्च किया है। ये भी उसी का ही हिस्सा है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जा सके क्राइम को, वाइल्ड लाइफ के बारे में। और एक वेबिनार श्रृंखला को भी लॉन्च किया है। इसके अतिरिक्त आपको याद रखना है एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जैव विविधता संरक्षण और जैविक विविधता अधिनियम 2002 पर एक वेबिनार श्रृंखला को अभी हाल ही में प्रारंभ किया गया है। इसके अलावा पार्टियों का विश्व वन्यजीव कोष मॉडल सम्मेलन लॉन्च किया गया है जिसमें युवा पीढ़ी शामिल है। देखिए है क्या, ये विश्व वन्यजीव कोष जो मॉडल है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा युवा पीढ़ी को झुकाव दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा युवा पीढ़ी को शामिल किया जाए। तो ये बेसिकली टोटल 5 पॉइंट थे जो आपको याद रखना है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए हैं। ठीक है, किसके ऊपर, जैव विविधता के संरक्षण के ऊपर। तो चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है कि संयुक्त राष्ट्र ने मणिपुर की हुदोल पहल को कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए शीर्ष दुनिया की 10 वैश्विक पहलों में शामिल किया है। यानी कि मणिपुर की एक पहल है हुदोल पहल, इसको शामिल किया है दुनिया की 10 शीर्ष सुरक्षा वैश्विक पहलों में से सूचीबद्ध कर दिया गया है। तो ये बड़े गौरव की बात है। दूसरी चीज़, खुदोल एक एनजीओ की पहल है जिसे या आल कहा जाता है। एनजीओ मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि कोई कह सकते हैं बिना सरकारी संगठन होता है, जो कि स्वयंसेवी समूह होता है या संस्थागत चीज़ों से रूप से सहायता करता है। कहाँ कहाँ करता है, दैनिक वेतनभोगी एड्स रोगी जो हैं, एड्स से प्रभावित हैं, उनको भोजन, स्वच्छता और स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने का काम खुदोल नाम की एक पहल जो है कर रही है, जो कि बेसिकली बिलोंग कहाँ से है, मणिपुर से है, जिसे आपकी यूएन ने सूचीबद्ध किया है। ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न है कि गुणनिरपेक्ष आंदोलन यानी कि नाम के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में भारत की ओर से श्री हर्षवर्धन जी ने भाग लिया है। अगर मैं बात करूं गुटनिरपेक्ष आंदोलन के स्वास्थ्य मंत्रियों की, इसकी अध्यक्षता की है अजरबैजान के स्वास्थ्य मंत्री ओगेटो सिरालिएव ने। ठीक है। अगर मैं बात करूं इस सम्मेलन में, तो भारत ने अभी प्रकाश डाला है इस सम्मेलन के अंतर्गत कि हमने किस तरीके से 123 अलग अलग देशों को जो इक्विपमेंट हैं या स्वास्थ्य सुविधाएं हैं या कह सकते हैं आपकी SCQ यानी कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवाई है, किस तरीके से अलग अलग देशों को पहुंचाई है, इसके ऊपर भी चर्चा की गई। अब मैं बात करता हूं गुटनिरपेक्ष आंदोलन की। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 1961 में बेलग्रेड में की गई थी, जैसा मैंने आपको यहाँ पे लिख रखा है। और इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि JL नेहरू तत्काल प्रधानमंत्री और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ ब्रोज टीटो ने इसमें मेन भूमिका निभाई थी। है क्या ये आपका गुटनिरपेक्ष आंदोलन? देखिए हुआ क्या था, एक दौरान था जब भारत आज़ाद हुआ, उसी के इर्द गिर्द कई सारे देश आज़ाद हुए और इन देशों की भूमिका ये रही कि आप ना तो EU में शामिल होंगे यानी कि यूरोपीय यूनियन में शामिल होंगे, ना किसी US जैसे संगठन में शामिल होंगे। कहने का भावार्थ मेरा ये कि किसी भी बहुतेरे देशों के संगठन में आप शामिल ना होकर के अपनी स्वतंत्र समीक्षा करिएगा, स्वतंत्र रूप से अपना नाम रखिएगा। इसीलिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की गई थी। वर्तमान में 120 देश शामिल हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन के तहत। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना क्यों की गई, कब की गई और किसके किसके सहयोग से की गई है। तो चलिए ठीक है, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अमेरिका ने हाल ही में घोषणा की कि अमेरिका अब ओपन स्काई संधि से अलग हो जाएगा। ठीक है,
और मैं बात करूँ तो ओपन स्काई संधि के बारे में, तो ओपन स्काई संधि बेसिकली है क्या? ये ओपन स्काई जो संधि है वो 2002 में 34 देशों के साथ में की गई, और 34 देशों के साथ करने का मेन मोटो यही था कि जो 34 देश होंगे इनके ऊपर जो हवाई क्षेत्र, यहाँ से जो 34 देशों के जहाज जाएंगे इन्हें पूर्णतः सुरक्षा देने का काम करेंगे ये क्षेत्र, और उसके अलावा अपने आपसी संबंधों को बढ़ाने का भी काम करेंगे। तो ये मेन मोटो था ओपन स्काई संधि का। तो ये अमेरिका अब अलग हो गया। अमेरिका ने हवाला दिया है कि रूस इन संधियों का पालन नहीं कर रहा है, इसलिए हम इस संधि से अलग हो रहे हैं। ठीक है, अमेरिका जब से कह सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है, ऑलरेडी ये तीसरा ऐसा संधि थी, टीटी थी, जिससे कि अलग हो गया यूएस आपका। पहली आपकी थी पेरिस सम्मेलन, जिसमें कि कार्बन उत्सर्जन दर को घटाने की बात करी गई, लेकिन अमेरिका अलग हो गया। दूसरा बात थी ओपेक सम्मेलन, जो तेल उत्पादक जो कंट्रीज़ के जो आप कह सकते हैं कि ओपेक समूह है, उससे भी अमेरिका अलग हुआ। और वर्तमान में तीसरा ओपन स्काई संधि से भी अमेरिका अलग हुआ है। बाकी बहुत सारे ऐसे भी पहलू हैं जहाँ से पल्ला झाड़ लिया अमेरिका ने, लेकिन फिलहाल तीन तीन आपको ट्रीटी याद रखनी कि अलग अलग इन पहलुओं से अमेरिका अलग हो चुका है। भारत इन ओपन स्काई समझौते में, भारत और जापान दोनों 2017 में शामिल हुए थे, तो ये भी बात आपको फैक्ट के रूप में याद रखनी है। चलिए इस प्रश्न के आगे बढ़ते हैं। मौद्रिक नीति समिति की आपातकाल बैठक में आरबीआई ने रेपो रेट को दर को घटा करके 4.4 से घटा करके 4% कर दिया है, और रिवर्स रेपो रेट को घटा करके 3.35% पर कर दिया गया है। तो ये दो टर्म है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, समझ लेते हैं। रेपो रेट वह दर जिससे आरबीआई अन्य बैंकों को अल्पकालिक ऋण देती है। जब जो आपकी रेपो रेट घटती है, जब रेपो रेट कम होती है, तो आम जनमानस लोन लेने की प्रति बड़ा अपेक्षा रखता है लोन लेने की, क्योंकि दरें कम हो चुकी हैं, यानी कि ब्याज की दरें भी कम हो जाएंगी। और दूसरी चीज़ रिवर्स रेपो रेट, यानी कि जो बैंकों से अल्पकालिक ऋण लेती है आरबीआई, उसे कहलाते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो आरबीआई के बारे में आप सब जानते हैं। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई। बेसिकली स्थापना कोलकाता में हुई, बट उसका मुख्यालय बाद में मुंबई के रूप से जाना गया, और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण में इसका हो गया था आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। वर्तमान में गवर्नर की बात करूँ तो शक्तिकांत दास जी वर्तमान में इसके गवर्नर हैं। चलिए छठवें प्रश्न की ओर चलते हैं। छठवां प्रश्न हमारा है कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पीपीई किट निर्माता देश बन गया है। पीपीई का मतलब ये हुआ कि पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, यानी कि व्यक्तिगत सुरक्षा जो उपकरण है उसके निर्माण में भारत दूसरे स्थान पर आ गया है। चाइना वर्तमान में अभी भी नंबर 1 पर है। तो भारत हर दिन अब 2.06 लाख पीपीई किट का उत्सर्जन करती है। पीपीई किट बनती कैसे है? ग्लव्स, गाउन जो डॉक्टर लोग यूज़ करते हैं, उसके अलावा सारी जो चीज़ें बेसिक जो आप देखते हैं, चाहे वो आइस शेडो हो, सारी चीज़ों को मिला करके एक किट का नाम दिया गया। तो उसकी बात मैं कर रहा हूँ। चीन से लेने से इसलिए थोड़ा सा ढील दे दी गई है, क्योंकि चाइना वर्तमान में सही समय पर पहुंचा नहीं पा रहा था किट को, इसीलिए भारत ने स्वनिर्मित काम करने का फैसला लिया, जो कि देश में सर्वाधिक है। मैंने एक वीडियो मेंशन करके रखा हुआ है, आप चाहें तो चैनल पर जाकर के एक वीडियो देख सकते हैं। उसमें पीपीई के बारे में मैंने बहुत ही डिटेल में चर्चा किया, तो वहाँ पर आप जाकर के देखना चाहें तो देख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारे लिए कि आईसीएमआर ने 27 मई 2020 को एचसीक्यू यानी कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के उपयोग को लेकर के नए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। दिशा निर्देश में क्या बोला है कि पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी कि मेडिकल स्टोर वाले ही दवाइयाँ ले पाएंगे, और उसके अलावा पर्चे पर दी जाएंगी। उसके अलावा 15 वर्ष से जो कम आयु का बच्चा है उसे ये दवाई दी ही नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि नए दिशा निर्देश इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा जारी किए गए हैं एचसीक्यू यानी कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवा के ऊपर। और आप सब जानते हैं कि मलेरिया और एड्स जैसे दवाओं के ऊपर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का उपयोग किया जा रहा है, और इसी को वर्तमान में यूज़ करके कोविड-19 के प्रभाव को भी कम किया जा रहा है आए दिनों में। चलिए आगे देखते हैं। 8वां प्रश्न है, एयरटेल अफ्रीका और यूनिसेफ ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों और परिवारों की मदद के लिए समझौता किया है। तो सबसे पहले समझते हैं इसमें कितने देश शामिल हैं। तो आपका कह सकते हैं ये सहारा अफ्रीका रीजन है, वहाँ के 13 देशों को शामिल किया गया है। देश कौन कौन से हैं? जाम्बिया, कागो, नाइजीरिया, केन्या, मेडागास्कर, मलावी, नाइजर, रवांडा, तंजानिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और युगांडा और चाड। तो ये टोटल 13 कंट्री हैं जहाँ पर जिम्मा लेगा कौन? अफ्रीका, या कह सकते हैं एयरटेल अफ्रीका और यूनिसेफ मिला करके। ठीक है, तो ये देश लेंगे किसके इसके ऊपर? उनकी स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर, उनकी शिक्षा के ऊपर थोड़ा सा बल मिलेगा। अच्छी बात है ये। एयरटेल अफ्रीका के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? रघुनाथ मंडल जी। तो ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना का प्रारंभ किया है। जब से कोविड-19 लागू हुआ है, कोविड-19 से आर्थिक क्षेत्र, हालांकि मैं बात कर रहा हूं कृषि क्षेत्रों की, वहां पर आर्थिक क्षेत्र डाउन ना हो जाए, इसलिए हर राज्य चाहता है कि अधिक से अधिक बल दिया जाए। इसीलिए
छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना को प्रारंभ किया है। हालांकि 2020-21 के बजट में इसे लागू किया गया था और इस योजना से माना जा रहा है कि 1.87 मिलियन किसानों को सीधा लाभ होगा। तो ये छत्तीसगढ़ सरकार की पहल है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल जी हैं। तो ये बात भी आप याद रखिएगा, ठीक है। मैंने फिर से 5 प्रश्न आप सबके लिए तैयार करके रखे हुए हैं कि भारतीय इस्पात संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। पहली चीज, आयुष्मान भारत योजना के कुल कितने लाभार्थी हो चुके हैं, ये बताइएगा। हाल ही में किस देश के साथ भारत व अन्य देश के साथ सीमा विवाद चर्चा में रहा है। तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, दुर्लभ पाम पेड़ को कहाँ से लगा करके केरल में लगा दिया गया है, क्योंकि पाम ऑयल के बारे में बड़ा चर्चित विषय मैंने बताया अभी आपको। आतंकवाद विरोध दिवस कब मनाया जाता है। तो टोटल 5 प्रश्न है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाय डिफ़ॉल्ट कमेंट इस समय डिसेबल चल रहे हैं, वो किसी प्रॉब्लम की वजह से वो मैंने नहीं कर रखे हैं। तो आप दूसरा जब मैं वीडियो डालूँ तो वहाँ पर भी आप मेंशन कर सकते हैं क्वेश्चंस को। ऐसा नहीं है मैं नहीं समझता हूँ, आप वहाँ मेंशन कर सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।